अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ है स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बच्चे को लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को फ़ेस करना पड़ता है। अब वो कौन-कौन सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम हो सकती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है और इसके साथ-साथ इनमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है और इनमें बिहेवियरल साइंस एंड सिम्पटम्स के साथ-साथ मूड के सिम्पटम्स भी बहुत सारे आ रहे होते हैं। इन बच्चों का मूड्स कहीं कहीं पर भी और किसी भी जगह स्विंग हो रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्मल बच्चों के आईक्यू में और इन बच्चों के आईक्यू के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि नॉर्मल बच्चे का आईक्यू 90 से 110 की रेंज के अंदर आ रहा होता है, लेकिन इन बच्चों के जो आईक्यू है वो 70 से लेकर 90 की रेंज के अंदर आ रहा होता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर हर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इनको स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। अब डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। बच्चा सही तरह रीड नहीं कर पाता। अगर रीड कर रहा होता तो अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर एक नई शक्ल में वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। उसे उन अल्फाज की समझ नहीं आ रही होती। अगर उसे पूछा जाए आप क्यों नहीं सही तरह पढ़ रहे, तो वो आगे से कहता है ये जो अल्फाज है मेरे पास, ये मेरे सामने डांस कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा अल्फाज पढ़ूँ, किस तरह मैं पूरे वर्ड्स को पढ़ सकूँ, एक सेंटेंस को भी नहीं पढ़ पाता। इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। अब दूसरे नंबर पर मैं बात करूँगा डिसग्राफिया की। डिसग्राफिया में लिखने की प्रॉब्लम होती है। बच्चे को लिखते वक़्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, वो अल्फाज को सही तरह लिख नहीं पाता। जिस तरतीब में अल्फाज होते हैं उस तरतीब में वो अल्फाज नहीं लिख पाता। या तो वो अल्फाज को मिरर की शेप के अंदर लिख देगा, जैसे कि बैट है तो टैप कर देगा, और इसके साथ साथ बाज़ टाइम तो वो अल्फाज की इतनी शेप को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा कि बिल्कुल ही अल्फाज की समझ नहीं आएगी। इनकी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी होती है। इनको प्रॉपरली एक वर्ड लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। एक अल्फ़ाबेटिक के पूरे स्टेप्स को वो नहीं लिख सकता कि एक अल्फ़ाबेटिक को वो कितने स्टेप्स के अंदर लिख सकता है। अब मैं बात करूँगा तीसरे नंबर पर डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा होता है। वो मैथमेटिक्स साइंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता, वो काउंट नहीं कर पा रहा होता। अगर उनसे कोई टाइम पूछ ले तो वो टाइम नहीं बता सकता। अगर वो सीक्वेंस पूछ ले किसी चीज़ का तो वो सीक्वेंस भी नहीं बता पा रहा होता। और इसके साथ साथ उसके अंदर इतनी भी एबिलिटीज़ नहीं होती कि वो नॉर्मल डिजिट्स की लैंग्वेज को बता सकें मैथमेटिक्स में, जैसे कि 1 + 1 = 2। उनको साइंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर वो लर्न कर लें 2 होगा तो वही साइन अगर लिख दें कि 2 = 2 + 2 4, लेकिन 2 × 2 लिखें तो वो नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि साइंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब मैं बात करूँगा डिस्प्रैक्सिया की। चौथे नंबर पर आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर हम बच्चे को कागज़ के ऊपर एक डॉट लगाकर देते हैं और उसे कहते हैं कि वो डॉट के ऊपर ही डॉट लगाए, तो वो डॉट के ऊपर डॉट नहीं लगा पाता। वो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे डॉट लगा देगा और बहुत एफर्ट करने के बावजूद वो उस डॉट के ऊपर डॉट नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती। और जितनी ज़्यादा वो एफर्ट करेगा वो उतना ही कंफ्यूज होता जाएगा कि उसके सामने वो डॉट कौन सा था जिसके ऊपर उसने वो डॉट लगाना है। इन बच्चों की आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा पुअर होती है। अब मैं बात करूँगा लैंग्वेज की। डिस्फेजिया। 5वें नंबर पर हमारे पास आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही होती। बच्चा जो है प्रॉपर्ली किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस नहीं कर पाता। डिस्फेजिया होती है लैंग्वेज में प्रॉब्लम, फोनेटिक्स में प्रॉब्लम, आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, फोनेटिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, और इसमें बच्चा प्रॉपर्ली अपने अल्फाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता दूसरे के सामने। अगर बोलेगा तो बहुत धीमी आवाज़ में बोलेगा, अगर बोलेगा तो उसको पता नहीं चलेगा जॉ की मूवमेंट किस तरह करनी है। आर्टिकुलेशन एरर करना शुरू कर देता होता है। इसके बाद मैं छठे नंबर पर बात करूँगा डिस्थेमिया। डिस्थेमिया एक मूड की बीमारी जिसके अंदर मूड बहुत ज़्यादा लो रहता है। बच्चा होपलेस का शिकार रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, रोना शुरू कर देता है, चीखना शुरू कर देता है, लड़ना शुरू कर देता है, झगड़ना शुरू कर देता है, और बहुत सारे इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं बच्चों के अंदर। बच्चों को मारना शुरू कर देता है।
डिस्थेमिया एक मूड की बीमारी है जिसके अंदर बच्चा होपलेसनेस हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी स्कूल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब मैं बात करूँगा इसकी डिफरेंट काजेज़ की। लेटेस्ट सर्चेस कहते हैं कि 70% जो ये जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिक्स की वजह से होती है। जेनेटिक्स में प्रॉब्लम होने की वजह से ये जो प्रॉब्लम है हाईलाइट होती है। इसके बाद प्री नेटल पीरियड जो होता है, इसके अंदर अगर मदर जो है अल्कोहल यूज़ कर रही है, चेन स्मोकर है या फिर कोई ऐसी उसने मेडिसिन खाई हुई है जिसकी साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। तीसरे नंबर पर आता है कि बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर फिटस को कोई इन्फेक्शन हो जाए, फिटस में प्रॉब्लम आ जाए तो तब भी हो सकती है। डिलीवरी के दौरान उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन ना मिल सके तो तब भी हो सकती है। डिलीवरी के बाद या कोई ऐसा बुखार हो, बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद कुछ घंटों बाद उसे एक ऐसा बुखार हो जाए तो तब भी हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी से भी हो सकती है और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये हो सकती है। इनका है ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट प्लान। इनके मैनेजमेंट प्लान की तरफ आने से पहले मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि इस तरह के बच्चों के अंदर हियरिंग इम्पेयर्ड के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, तो इस चीज़ को क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं ये जो बच्चा है कहीं हियरिंग इम्पेयर्ड तो नहीं है। जो आवाज़ें इसके कानों तक आ रही हैं वो इसके ब्रेन तक तो जा रही हैं, वो कितनी इंटेंसिटी के साथ कितने डेसिमल की आवाज़ सुन रहा है, इस चीज़ को क्लियर करने के बाद इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ताकि इस तरह के बच्चों के अंदर बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर काम किया जाए और ताकि वो रिलैक्स हो सकें। फिर इनके स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर वो प्रॉब्लम आ रही है उनको रिजॉल्व किया जाए। बहुत मुश्किल अल्फाज के टास्क रखने की बजाय छोटे छोटे टास्क रखे जाएँ उनके सामने प्लेइंग एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, चेयर एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, उनके साथ कन्वर्सेशन की जाए, उनको अंडरस्टैंड करवाया जाए, उनके साथ ड्रिलिंग मेथड यूज़ किया जाए ताकि वो बच्चे लर्न कर सकें। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।